कि देखिए लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, तो उस समय पर हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर रहे होंगे। और वो वर्क डन को किसमें मेजर किया जाएगा, तो आंसर है जूल के अंदर, क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो उस केस में हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। और इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने ये रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस पर हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाता है और ये इसके मोशन की डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, जिसको हमने ए और बी से लिखा था। सो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जबकि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। इस केस में इनके बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को थीटा से लिखा जाएगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क डन कैलकुलेट करने का, कि हम इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज एफ एस कोस थीटा। अब इसके बाद में मैंने आपको कोस थीटा की वैल्यूज बताई थी। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमने इसकी वैल्यूज के बारे में स्टडी किया था। और ये वैल्यूज के बेसिस पर अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। When angle is 0 degree, then the value of cos theta cos 0 degree is 1. 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है √3/2। √3/2 को लिखा जाता है 0.866। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी इसकी लिख देता हूं मैं यहाँ पे 0.866। 60 डिग्री, 60 डिग्री पे लिखते हैं 1/√2। 60 से पहले 45 आएगा, 45 पे लिखा जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब है 0.707। देन 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5। 90 डिग्री, ये वैल्यूज ऑलरेडी आपने अपनी नोटबुक में लिख रखी हैं, तो आपको डायरेक्ट टेबल को देखना है और वैल्यूज को पुट करना है और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आएगा cos 90, cos 90 0 होता है तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो वर्क डन भी डिक्रीज होता जाएगा इस केस में। इसके बाद में हमने वैल्यूज पढ़ी थी 120 डिग्री, 135, 150 एंड 180 डिग्री। नोट्स को साथ साथ लिखते रहना जो डेली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसको रीड भी करते रहना साथ साथ। 120 डिग्री, 120 डिग्री पर वैल्यू होती है -1/2। -1/2 का मतलब है -0.5। नेक्स्ट 135 -1/√2, so this is -0.707। √3/2 -√3/2, so this will be -0.866। देन -1 तो ये इसकी वैल्यूज है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ओके, अब मैं इनके बेसिस पे आपको कुछ कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि हम अलग अलग केसेस में जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आए। डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेते हैं। जैसे कि एक चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, वो एक टॉय कार को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो दो केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस जो डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहाँ पर एक टॉय कार है जिस पर व्हील्स लगे हुए हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा। और
ये इसके ऊपर इस तरह से थ्रेड बांध लेते हैं, जो चाइल्ड है वो इसके ऊपर रस्सी बांधता है, एक रोप को टाई कर लेता है और उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो ये जो चाइल्ड है ये यहाँ पर फ्लोर के ऊपर बैठा है, ये बैठ करके इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन है। और ये जो गाड़ी है, ये जो टॉय कार है, ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चाइल्ड इस टॉय कार को 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करवाता है। 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये टॉय कार इससे 1 मीटर दूर थी, तो इसने क्या किया, इसने फ्लोर पे बैठ करके उस टॉय कार पर एक जो रस्सी बंधी हुई थी उस रस्सी को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। तो इसने फोर्स लगाया, वो फोर्स की क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूं। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है ये 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है। अब इस केस में थीटा कितना होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 डिग्री आएगा। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में एंगल आपको कितना लिखना होगा, 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री आएगा तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन आएगा एफ एस कोस थीटा। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, एंड कोस 0 डिग्री, एंगल की वैल्यू लिख दी हमने 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है, यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, ये रहा कोस 0 डिग्री 1। सो दिस विल बी 10 इंटू 1 इंटू 1। तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा 10 जूल का। तो इस केस में हमने कैलकुलेट किया कि जब वो चाइल्ड फ्लोर पर बैठ करके उस टॉय कार को अपनी तरफ पुल करेगा तो उस समय पर वो उस पर कितना वर्क डन करेगा, 10 जूल का वर्क डन करेगा। तो इस तरह से इसने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया। सेकंड, इसने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब कि सेम डायरेक्शन में थे। अब हमने उस चाइल्ड को बोला कि तुम फ्लोर पर खड़े होकर के इस गाड़ी को अपनी तरफ पुश करो, और फोर्स सेम लगा रहा है, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है, उसी फोर्स से इसको पुल करना है। तो इस चाइल्ड ने क्या किया, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो टॉय कार थी, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। ये यहाँ पर इस फ्लोर पे इस तरह से खड़ा हो जाएगा और इस कार को अपनी तरफ पुल करेगा, इस रॉप को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ऐसा पुल करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये टॉय कार हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे की तरफ बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी, फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, रोप को वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो अपनी तरफ जब खींच रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये कार हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे की तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन है इसके डिस्प्लेसमेंट की। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एंगल हम लोग क्या मान रहे हैं, 60 डिग्री है। तो इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना वर्क डन करेगा। एंगल की डिपेंडेंसी को समझ रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम रखेंगे। हमने इसको बोला कि सेम फोर्स लगाइए 10 न्यूटन का, और आपको सेम डिस्प्लेसमेंट करना है, उस कार को 1 मीटर ही डिस्प्लेस करना है। तो ये जो चाइल्ड है ये फ्लोर पे खड़ा होकर के उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 1 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस cos theta. So W is equal to force. Force is 10 Newton. Displacement is 1 meter and cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री देखिए यहाँ पर ये रही इसकी वैल्यू। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ये, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। और ये cos थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल होता है थीटा, ये 90 डिग्री एंगल है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज बेस। तो अगर हम लोग कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। बेस की जितनी भी लेंथ है और हाइपोटेन्यूस की जितनी भी लेंथ है, दोनों को यहाँ पुट करेंगे, और अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री हुआ तो इन दोनों की लेंथ का रेशियो क्या आएगा, 1/2 आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 60। ये कल हमने डिस्कस कर लिया था।
ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फिजिक्स के अंदर काम आते हैं, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ फॉर्मूलाज में साइन थीटा भी आता है, जैसे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, रोटेशनल मोशन जब स्टडी करेंगे तब साइन थीटा की हेल्प ली जाती है। ओके, इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 10 इंटू 1 इंटू cos 60। cos 60 क्या होता है? हाफ होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। सो द वर्क डन इज 5 जूल। इस केस में वर्क डन हो रहा है 5 जूल, जबकि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम कर रहा है। यहाँ पर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, वहां पर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में 1 मीटर है, फिर भी वर्क डन डिफरेंट हो रहा है। वर्क डन डिफरेंट होने का रीजन ये है कि एंगल बदल चुका है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पर इस केस की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 जूल का वर्क हो रहा है और उसके लिए हमने कैलकुलेट किया 5 जूल का वर्क डन। अब ये कैसे पता लगेगा किसमें ज्यादा वर्क हो रहा है, किसमें कम वर्क डन हो रहा है? ज्यादा वर्क डन उसमें होगा जिसमें गाड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ करके आएगी। मतलब कि जब वो चाइल्ड उस टॉय कार को बैठ करके अपनी तरफ खींचेगा, तो उस समय पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क डन 10 जूल आएगा। इसका मतलब ये जो टॉय कार है ये 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगी। कल मैंने आपको एक दो स्टेटमेंट बताई थी जिसमें आपने ये सुना था, इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर इस टॉय कार पर 10 जूल का वर्क होगा तो इसकी 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये टॉय कार फास्ट मूविंग होगी। और यहाँ पर जब ये 60 डिग्री एंगल पर सेम फोर्स लगाता है और सेम डिस्प्लेसमेंट करता है, उस केस में इस पर 5 जूल का वर्क डन होता है और ये टॉय कार थोड़ा धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी 5 जूल की होगी। तो यहाँ पर टॉय कार 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगी, यहाँ पर टॉय कार 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगी। तो यहाँ पर फास्ट मूव करेगी, यहाँ पर स्लो मूव करेगी। तो जिसमें ज्यादा वर्क डन होगा वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और ये कैसे डिसाइड होगा कहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? उसकी वेलोसिटी से। इस केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी टॉय कार की, 10 जूल की एनर्जी से मूव कर रही है वो। और मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का पूरा टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो मोशन के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो इस केस में टॉय कार 10 जूल की एनर्जी से मूव करेगी, इस केस में टॉय कार 5 जूल की एनर्जी से मूव करेगी। अब मैं आपको नेचर ऑफ वर्क एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, नेचर भी किसी टेबल के बेसिस पर ही अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि कब पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब नेगेटिव वर्क डन होगा। जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होती है, जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, अगर हम लोग मोशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर इसका 3 तरह का नेचर हो सकता है। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड नेगेटिव वर्क डन, एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क। थर्ड इज जीरो वर्क। अब वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन को, फिर नेगेटिव वर्क डन को, फिर जीरो वर्क को। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क को हम लोग डिसाइड करेंगे इसकी वैल्यू से, cos थीटा की वैल्यू से। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहां तक है? तो आंसर है 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है और 89 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0.00 समथिंग होती है, लेकिन होती पॉजिटिव है। जैसे ही 90 होता है, 90 होती ही वैल्यू 0 हो जाती है। तो एंगल 0 से अगर 90 के बीच में रहेगा, 90 से लेस देन होगा, 90 से लेस देन मतलब 89, 90 पर तो 0 ही हो जाएगा ना। तो जब एंगल 0 से 89 डिग्री तक होगा तब आपको cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है तो वर्क डन 0, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी
और 180 के इक्वल या 180 से लेस देन होगी, तो उस केस में सारी नेगेटिव वैल्यूज है, देख लीजिए, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी जब एंगल 90 से ग्रेटर होगा। तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा। तो पॉजिटिव वर्क के लिए मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। पॉजिटिव वर्क डन के लिए कंडीशन है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री के इक्वल हो या 0 डिग्री से ग्रेटर हो, एंड लेस देन 90 डिग्री। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, यहाँ इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर थीटा 90 के इक्वल हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वो पॉजिटिव वर्क में काउंट नहीं किया जाएगा, वो 0 वर्क में काउंट किया जाएगा। फिर तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक रहनी चाहिए? थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो। उस केस में cos थीटा की क्या वैल्यूज आती हैं? उस केस में cos थीटा की आपको कैसी वैल्यूज मिलेंगी? पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। और अगर cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यूज है तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। fs cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा की जो भी वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इस केस में वर्क डन भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। fs cos थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये वर्क डन जो है बेसिकली वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एंगल पे, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है। अब पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं। मैक्सिमम वर्क कब कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी है? 1। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब एंगल 0 डिग्री था तो 10 जूल का वर्क हो रहा था, जब एंगल 60 डिग्री है तो 5 जूल का वर्क डन हो रहा था, मतलब वर्क डन हाफ हो गया था। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले एक स्पेशल केस आपको बताता हूँ। वो स्पेशल केस है मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन का। फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था, तो एक कार को आपको पुल करना है और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, सो दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। फोर्स भी इसी लाइन पर है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी लाइन पर है, इसी स्ट्रेट लाइन पर है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट था और ये फोर्स था, इनके बीच में ये एंगल है। तो फोर्स जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा वो एक ही लाइन पर आ जाएंगे, सेम लाइन पर आ जाएंगे। तो एंगल डिक्रीज होते होते कितना हो सकता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री एंगल होगा तो ये तो स्पेशल केस हो गया। कौन से वाला? जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। तो वो इसी स्पेशल केस की डेफिनेशन थी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? +1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ एस एंड cos थीटा। cos 0 डिग्री की वैल्यू है +1, so work done is fs into +1, so plus force into displacement, so this is the maximum positive work done। और ये जो वर्क डन होगा ये कैसा होगा? ये मैक्सिमम होगा। तो इसके बेसिस पे फर्स्ट डेफिनेशन आपने स्टडी की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? वर्क डन बोला जाता है। तो ये मैक्सिमम वर्क डन का केस है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। और जब हम लोग मैक्सिमम वर्क डन करेंगे तब उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और मैक्सिमम चेंज आएगा। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बनाना है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है, और मोशन में लाने के बाद उसको आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में रखिए। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे जल्दी से इंक्रीज हो जाएगी।
अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एंगल 89 डिग्री तक होगा तब मैक्सिमम वर्क डन, तब पॉजिटिव वर्क डन चलेगा। ये कंडीशन मैंने आपको ये बता दी। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स को। पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल, पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल बस एंगल इतना होना चाहिए 0 से 90 के बीच में हो, तो वो सारे पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल होंगे। अब इसके एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल हमने पढ़ रखे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये ग्राउंड था, ये सरफेस है ग्राउंड का, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, h हाइट पर मैंने इसको रखा हुआ है, जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा, जैसे रिलीज करूंगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और फाइनली v वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम k से लिख सकते हैं और फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहता है, मास भी चेंज नहीं होता। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब अगर इसकी एनर्जी बढ़ रही है तो जरूर इस पर कोई वर्क डन कर रहा होगा। वो वर्क डन कौन कर रहा है? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो वर्क डन इस ऑब्जेक्ट पे कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं या जब मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पर, तब उस केस में इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम लोग वेट फोर्स बोलते हैं। वेट फोर्स, वेट ऑन द अर्थ। जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, जिसको हम लोग WE से लिखेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप वेट फोर्स भी बोल सकते हैं। और जब मैं इसको रिलीज करता हूँ, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूँ उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम वर्क होगा और वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। एंगल 0 डिग्री आ रहा है, अगर एंगल 0 डिग्री आ रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क डन है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इन द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the work done on object by the gravitational force, the work done by the gravitational force on the object is 0 या is maximum 0 नहीं होगा। एंगल सेम है, एंगल 0 डिग्री है, डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल 0 डिग्री आएगा। In the free fall of an object, the work done by the gravitational force, work done कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। वो कैसा वर्क डन होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वर्क डन कौन कर रहा है? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट पे किया जा रहा है। और वो वर्क डन कैसा है? वो वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिलीज करते हैं तो ग्रेविटी उस पर कैसा वर्क डन करती है? ग्रेविटी उस पर पॉजिटिव वर्क डन करती है। और जब पॉजिटिव वर्क डन होता है तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होती है। जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज होगी, ये कैसे पता लगेगा? उसकी वेलोसिटी से। वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता जाएगा जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखिए इसका, पॉजिटिव वर्क डन का। जब एक कुली ग्राउंड से किसी लगेज को, किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में
रेज करता है, उसको उठाता है फ्लोर से, उसको पिक करता है, कैरी करता है, तो उस केस में क्या होगा, वो उस पर पॉजिटिव वर्क डन करेगा। अब पहले तो इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम ये है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा था ग्राउंड पे, और ये जो पुली है वो क्या करने वाला है, वो इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा करके अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करने वाला है। तो ग्राउंड से जब ये इस ऑब्जेक्ट को उठाएगा, इसको उठाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस लगेज को पिक करने के लिए ये ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाता है, मस्कुलर फोर्स। मसल्स के थ्रू वो उसको पिक करेगा, मस्कुलर फोर्स लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा है, टेबल पर रखा हुआ है, आप जब उसको पिक करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ ही फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो जब पुली क्या करता है, ग्राउंड से किसी लगेज को उठाता है और अपने सर पर रख लेता है, तो उस केस में वो उस पर पॉजिटिव वर्क डन करता है। तो यहाँ पर इसका सेकंड एग्जांपल क्या होगा, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 डिग्री आएगा। और अभी मैंने आपको एक टॉय कार का एग्जांपल बताया था कि जब चाइल्ड फ्लोर पर खड़ा होकर के उस टॉय कार को अपनी तरफ पुल करेगा, तो उस समय पर वो 60 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगाएगा, और ये एंगल किसके बीच का बता रहा हूं मैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तब भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो पहले कुली वाला एग्जांपल लिख देते हैं। व्हेन ए कुली pick a box from the ground, then the work done by muscular force, then the work done by the muscular force is positive। और ये पॉजिटिव वर्क डन करने से इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तो आंसर है नो, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जब ये इसको ग्राउंड से कुछ हाइट पर ले जाएगा और ऐसा पिक करके यहाँ पर रखेगा, ग्राउंड से कुछ हाइट पर रखेगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जब ये ग्राउंड पे रखा हुआ था तब इसके पास एनर्जी कम थी, लेकिन जब उसने उसको ग्राउंड से उठा करके किसी हाइट पर रखा, तो उस केस में उसने उस पर वर्क डन किया, और जितना भी वर्क डन करेगा वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ऑब्जेक्ट दोबारा से वर्क डन कब करेगा? अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी होगी। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा और इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो जब इसको ग्राउंड से किसी हाइट पर हम लोग उठाएंगे, तो उस केस में हम इस पर पॉजिटिव वर्क डन करेंगे, और वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी जब तक हम इसको यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी और एनर्जी का कन्वर्जन होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी से जाकर के वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो ग्राउंड पर वो फोर्स लगाएगा और पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगा, तो वो वर्क डन करेगा। तो पहले हमने वर्क डन किया, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही रिलीज किया, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदली, फिर काइनेटिक एनर्जी से जाकर के वो ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करने पर वो दोबारा वर्क डन कर सकता है। ओके, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है जब हम इसको किसी हाइट पर रेज कर रहे हैं। तो फ्री फॉल के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करता है, और जब हम लोग उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो उस केस में हम उस पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल हमने ये डिस्कस किया था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल होगा, जैसे ये टॉय कार है, द टॉय कार इज मूविंग एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द फोर्स। फोर्स से वो 60 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके 60 डिग्री के एंगल पर इसका मूवमेंट हो रहा है। देन द वर्क डन ऑन दिस टॉय कार इज पॉजिटिव। तो उस केस में भी इस टॉय कार पर जो वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो 0 से 90 डिग्री में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वर्क डन भी कैसा आएगा, वर्क डन भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। सो W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, W हैज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो ये सबसे पहला केस है पॉजिटिव वर्क डन का, और इसके मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए।
कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव वर्क डन के बारे में। फिर नेगेटिव वर्क डन के बाद आएगा जीरो वर्क डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन को डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या एग्जांपल्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।